Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, वो है आपका मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल हमने जैसे पहले वाले पार्ट्स में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े थे, जिसमें से एक था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि जब डिमांड में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मतलब जो बढ़ रहा है घट रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, एक फैक्टर की वजह से आ रहा है जो कि है प्राइस। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से डिमांड में क्या असर आ रहा है, या प्राइस घट रहा है तो उसकी वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज हम समझेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के, कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं या वे हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब कि कैसा चेंज आ रहा है डिमांड में और कैसे चेंज आ रहा है उसकी वजह से प्राइस में, उसके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इन अदर वर्ड इट शो हाउ मच चेंज इन प्राइस विल कॉज हाउ मच चेंज इन डिमांड। मतलब मान लो 10 रुपए से प्राइस में चेंज आया तो उस 10 रुपए से कितने रुपए से डिमांड में चेंज आया वो हम समझेंगे। ठीक है, हाइयर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी हाइयर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। जितना ज्यादा डिग्री इलास्टिसिटी की हाई होगी, इसका मतलब यही है कि उतना ही ज्यादा जो डिमांड में बदलाव आ रहा है उस प्राइस की वजह से वो ज्यादा है। मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा होगा उस डिमांड में, किसकी वजह से, उस प्राइस की वैल्यू के हायर चेंजेस की वजह से। मान लो प्राइस में जैसे अगर आपका आंसर आता है कि जिसमें आप कैलकुलेट करते हो कि इलास्टिसिटी है तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि डिमांड जो है उस पर फर्क बहुत ज्यादा आ रहा है प्राइस के बढ़ने घटने से। प्राइस जरा सा भी बढ़ता है तो डिमांड बहुत जल्दी से घट जाती है, या प्राइस जरा सा भी घटता है तो डिमांड बहुत जल्दी आपकी बढ़ रही है। मतलब कि हाइयर इलास्टिसिटी आपको देखने को मिल रही है, ये बता रहा है। नेक्स्ट है परसेंटेज मैथड ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये समझने की कोशिश कर सकते हो कि एक डिमांड में प्राइस के ऊपर नीचे होने से कितना बदलाव आ रहा है, कि इलास्टिसिटी ज्यादा है मतलब ज्यादा ही फर्क आ रहा है, मतलब जरा सा भी प्राइस बढ़ा घटा रहे तो ज्यादा हमारी डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, या कम उस पर असर आ रहा है या कोई असर ही नहीं आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने का पहला मेथड है परसेंटेज मेथड, जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। द इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें फॉर्मूला देखो कैसा होता है। इसमें फॉर्मूला जो होता है वो कहता है कि परसेंटेज चेंज जो आ रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज, चेंज को हम डिनोट करते हैं सिंबल से डेल्टा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज आया है, ठीक है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ये है आपका परसेंटेज मेथड। मतलब जो चेंज प्राइस में आया है और जो चीज क्वांटिटी डिमांड में आया है उसको हम डिवाइड करके ये पता लगा सकते हैं कि कितना इलास्टिसिटी है डिमांड की। फॉर्मूला अगर आप देख पा रहे हो तो ये आप समझ लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप कैसे लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिनोट करोगे, ठीक है, चेंज को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से। तो अगर आपको है कि पहला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे उसका पहले आप फॉर्मूला समझो, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 100। मतलब कि जो बदलाव आया है पहले वो लिखो, अपॉन जो पहले था वो लिखो, इनटू 100 करो। अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा क्लियरली, बट फॉर्मूला समझो। पहला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अलग पहले हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अलग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। मान लो इनिशियल क्वांटिटी 10 रुपए थी, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड अब कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। मतलब डिमांड जो है वो 20 हो गई, पहले 10 थी अब 20 हो गई। तो हमारा चेंज कितना आया, 10 रुपए, 10 का आया। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हो गया हमारा, 10 रुपीज। ये कैसे निकाला, Q1 माइनस Q, दैट इज Q1 क्या है, जो हमारी अब की वैल्यू होगी और उससे पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दिया तो 10। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 10 इंटू 100 करोगे तो वो हमें बता देगा कितना परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में। इसी तरीके से प्राइस में आपको निकालना होता है चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। मतलब बदलाव कितना आया प्राइस में,
वो लिखो अपॉन पहले जो प्राइस था वो लिखो इनटू 100। और चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, P1 माइनस पी, मतलब जो पहले प्राइस था और अभी प्राइस है उसको एक दूसरे से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे कि न्यूमेरिकल अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, यहाँ पे दिया कि कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 5 यूनिट टू 7 ड्यू टू फॉल इन द प्राइस 10 रुपीज टू 6। मतलब कि अगर आप समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो गुड की डिमांड है, एक्स कोई कमोडिटी है, उसकी जो डिमांड है और उसका जो प्राइस है उसमें उसने फर्क बताया कि जो डिमांड है वो 5 से कितनी हो गई, डिमांड जो है वो 5 से 7 यूनिट हो गई, मतलब 5 से 7, पहले लोग 5 खरीदे अब 7 यूनिट खरीदने लगे। कब, जब प्राइस जो है वो 10 से 6 हो गया, मतलब जब प्राइस 10 था तो 5 खरीद रहे थे, अब प्राइस घट गया, मतलब प्राइस 6 हो गया, तो लोग अब 7 क्वांटिटी डिमांड करने लग गए, मतलब 7 यूनिट खरीदने लग गए। ये डी है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमने देखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे, देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, चेंज कैसे निकालते, Q1 माइनस क्यू, Q1 क्या है 7, जो अब की चेंज होके आई है वो लिखो, उससे माइनस कर दो 5 को, कितना आया 2 आया, तो ये क्या हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से लिखा है 7 माइनस 5, आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। इनिशियल कितना था 5 था, इसको लिखा 5 इंटू कर दो कितना 100, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, तो 5 कितने से जाएगा 100 20 टाइम, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40%। तो चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 40%। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे, प्राइस में कितना चेंज आया है तो कैसे निकालोगे चेंज इन प्राइस, Q1 तो मतलब P1 में से P माइनस करोगे तो P1 क्या है हमारा 6, देखो जो इनिशियल होगा, मतलब जो पहला वाला उसको P से डिनोट कर रहे हो, जो अभी आया, ठीक है, जो बढ़ा है, जो अब आया है वो हमारा हम P1 से कर, तो 6 माइनस 10 कर दोगी, कितना होगा 6 माइनस 10 माइनस 4, ठीक है, ये हो जाएगा -4, पहले कितना प्राइस था 10, इसको कर दोगे इंटू 100, तो ये आपका -40 आएगा। तो ये याद रखना, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में, वो डिनोट भी कर रहा है। अब जब आपने परसेंटेज निकाल लिया कि इसका परसेंटेज आया आपका 40 प्लस में, इसका आया -40, अब फॉर्मूले में पुट कर दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड +40 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया -40, काट दोगे कितना आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, जो आंसर आ रहा है आपका वो बताएगा आपको कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, ठीक है, इसको कैंसिल करोगे -1, तो ये हो गया आपका क्या कैलकुलेट हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि हमने पढ़ा है परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा कि कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 5 यूनिट टू 7 ड्यू टू फॉल इन प्राइस। देखो जो चीज़ दी है यहाँ पे बोला गया है कि गुड एक्स को हम लेके देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ, जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई, पहले 5 यूनिट थी अब 7 यूनिट हो गई, ठीक है। तो अगर हम डिमांड को देखें, जैसे क्वांटिटी डिमांड को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं QD से, तो क्वांटिटी डिमांड देखें तो पहले कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 7 यूनिट हो गई, पहले कितनी थी 5 यूनिट थी, अब कितनी यूनिट हो गई 7 यूनिट हो गई। और प्राइस अगर हम देखें तो हमें क्या बता रहा है, फॉल हुआ है, मतलब पहले 10 था अब प्राइस क्या हुआ 6 हुआ, तो ये तो जनरल है कि भाई प्राइस गिरा है तभी तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो ED, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि हम अभी देख के आए हैं ऊपर, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला हमने दिखाया है ऊपर। अब देखो करते कैसे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में उसका परसेंटेज। तो इसमें क्या आपको करना है होता है, इसमें आपको अगर आप अलग से लिख लो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की मैं पहले वैल्यू निकालूं, तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी में चेंज आया है, मतलब जितना भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है उसको आप किससे डिनोट करते हो, चेंज इन Q, अपॉन जो भी आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी, मतलब जो पहले थी, जो जितने क्वांटिटी में पहले बिक रहा था उसको इंटू कर दो 100 से, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। तो कितना चेंज आया, पहले 5 था अब 7 हो गया है, मतलब कि 2 यूनिट से फ़र्क आया, तो 2 हम क्या करेंगे 2 यूनिट ऊपर लिख देंगे। इनिशियल पहले कितनी बिक रही थी 5 इंटू 100, तो हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने कितना निकाल लिया 40। सिमिलरली इसी तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका चेंज आया है प्राइस में, ठीक है, चेंज आया जो प्राइस में, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा P से, अपॉन जो इनिशियल प्राइस था, क्योंकि प्राइस में चेंज तो तभी आएगा जब पहले वाला बदला होगा, इसलिए इनिशियल प्राइस इंटू 100 कर देते हैं। अब चेंज इन प्राइस कितना आया, आप अगर देखो 10 से 6 हो गया, मतलब कि
आपका जो प्राइस में बदलाव आया है वो 4 से आया है, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करना, पहले अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो कि 7 में 5 किया है। इसी तरीके से जब आप चेंज इन प्राइस निकाल रहे हो इसका मतलब कि 6 में आप -10 करोगे। तो अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 6 में से -10 कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल प्राइस कितना है हमारा 10, तो इस तरीके से आपने 10 लिखा इंटू 100, तो ये भी आपका कितना आएगा 40% ही आएगा, ठीक है। तो हमने चेंज 40% निकाला, लेकिन ये जो आपका है अगर साइन देखोगे तो माइनस में आएगा, तो इसका मतलब -1 आएगा। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड जो है वो मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शनेट मेथड बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट चेंजेस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनेट मेथड में आप दूसरी तरीके से निकालते हो, परसेंटेज मेथड का ही यूज करके हम जब एब्सोल्यूट चेंजेस इन प्राइस और एब्सोल्यूट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड को निकाल के हम जब फॉर्मूले में पुट करके मेथड यूज करते हैं वो होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। इसको भी आप न्यूमेरिकल के वे में समझो। इसका फॉर्मूला क्या होता है ईडी का, दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड चेंज इन क्यू अपॉन क्यू। देखो अगर आप इसको फॉर्मूला को समझो, पहले फॉर्मूला क्या था, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या था, जो पहले चेंज आया आपका क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्यू जो इनिशियल क्वांटिटी थी इनटू 100 कर रहे थे आप, वही चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है, लोगों ने लिख दी है उसको। अपॉन क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जो चेंज इन प्राइस है अपॉन पी। जैसे आप हाँ अलग अलग निकाले थे, इसको जब आप इकट्ठा लिख दोगे उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इन्होंने सॉल्व करके ही आंसर निकाला है। परसेंटेज मेथड को बेसिकली इन्होंने यूज करके आपका क्या किया, कैलकुलेशन किया। ये इधर का कट रहा है, ये देखो इस तरीके से 100 लिखा है, थोड़ा मैं इससे लिख रही हूँ ना लैपटॉप से, तो वो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा आपको, बट पेन से भी कर दूंगी। तो उसको 100 जो है वो ऊपर नीचे जाएगा, जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यू चेंज इन क्यू अपॉन क्यू रहेगा, ये ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, मतलब पी अपॉन चेंज इन पी। तो फॉर्मूला ये बन के आएगा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। और कैसे आए ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से इसको वैल्यू को पुट करोगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में ये ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके पी वाली वैल्यू ऊपर आएगी और चेंज इन पी वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। आपको मैथ्स आती है तो इतना आपको बेसिक कैलकुलेशन आता होगा। क्यू जो है वो क्या है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड है, चेंज इन क्यू है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है। जैसे आप परसेंटेज मेथड में कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, चेंज इन क्यू अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100 तो लिख रहे थे, बस इसी चीज को आपने लिख के जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया और फॉर्मूला कन्वर्ट करके निकाल लिया। ये होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। यहाँ पे परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट में लिखेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे, 100 हमने कैंसिल कर दिया, जो रिवर्स हो इसको रिवर्स करके एक फॉर्मूला बना दिया जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। तो जब न्यूमेरिकल आप इस मेथड से सॉल्व करोगे या कोई क्वेश्चन में आएगा कि प्रोपोर्शनेट मेथड में सॉल्व करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, जिसके हमने बारे में बात की है नेक्स्ट में कि प्रोपोर्शनेट मेथड जो है वो क्या होता है। देखो ये परसेंटेज मेथड से ही बना हुआ एक मेथड है। इसका मतलब कि जैसे परसेंटेज मेथड में आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या देखा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ कर रहे थे, निकाल ही तो रहे थे अलग, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही तो था आपका ना, तो वही चीज़ यहाँ पे था। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया कैसे था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, वो कैसे निकाला था, चेंज इन प्राइस मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। ये क्या कहता है कि आप जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, जैसे 100 से 100 कट रहा है, तो अब क्या होगा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर पी जाएगा और नीचे चेंज इन पी आ जाएगा। जो आपने मैथ्स पढ़ी है तो इतना तो आपको क्लियर ही है, ये इन्वर्स हो जाता है ऊपर जाने पे। तो अब क्या फॉर्मूला हमारा बन के आ रहा है कि चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है प्रोपोर्शनेट मेथड में। इसी तरीके से आप वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो चेंज इन क्यू क्या होगा, चेंज इन क्यू कितना था आपका, ठीक है। अगर आप देखो तो कितना चेंज आया था, 2 यूनिट का चेंज आया था, तो 2 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना आया था, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस में 4 इंटू पी, मतलब कि पी क्या है, इनिशियल प्राइस या इनिशियल क्वांटिटी। तो इनिशियल प्राइस कितना था 10 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी आपकी 5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना 5 2 ज़ा और 2 2 ये 4, तो ये -1। इसका मेथड होता है टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये दूसरा फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर मेथड का। इसमें क्या होता है,
आप एक्सपेंडिचर मेथड में यूज करके, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू क्यू। ठीक है, पहले आपको पी इंटू क्यू की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं पेन पेपर से बता रही हूँ आपको, ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ, तो उसको देख लेते हैं। जो मेथड आएगा वो आएगा आपका टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। इसके मेथड के थ्रू भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, हम एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं क्वांटिटी खरीदने को, कितने प्राइस पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब जो भी क्वांटिटी है जिस प्राइस पे वो अवेलेबल है उसको खरीदने के लिए हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, वो हम निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो टी किसको डिनोट कर रहा है, टी किसको डिनोट कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। पी क्या है हमारा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्यू है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमें फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल दिया है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमें कह रहा है कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बेसिक फॉर्मूला जो हमने देखा है वो लिखें तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, कि जो भी हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है और चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू, इस तरीके से हम लिख देंगे। ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। ठीक है, हमने अभी प्रोपोर्शनल मेथड से देखा भी है। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि प्राइस जो है वो 5 है, 6 है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर जब प्राइस 5 है तो हम 500 खर्चा कर रहे हैं, जब 6 हो गया तो हम 420 कर रहे हैं। अब हम इस मेथड से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम देखें तो पी इंटू क्यू होता है, इसका मतलब हम क्वांटिटी डिमांड की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्यू की वैल्यू चाहिए और क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू जो है वो हमें नहीं दी है। तो प्राइस तो हमें पता है लेकिन हमें क्यू की वैल्यू जो नहीं दी है, तो हम क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। डेट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, ये इसका निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है, पी इंटू क्यू। जब प्राइस 5 है और तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 500 है, तो क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 500 अपॉन 5 डेट इज़ 100। तो क्या है वैल्यू, क्योंकि मतलब क्वांटिटी डिमांड की 100। इसी तरीके से सिमिलरली जब आपका जो भी ये है टी ई इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर 420 है तो आपका प्राइस कितना है, 6 इंटू क्वान्टिटी डिमांड हमें निकालें, तो क्वान्टिटी डिमांड क्या हो जाएगी, 420 अपॉन 6, 6 7 ज़ा, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, 70। अब हमारे पास देखो चीज़ें हैं, प्राइस है, हमें प्राइस 5 है, 6 मतलब पहले 5 था फिर 6 हो गया। जब प्राइस 5 था तो हम 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, जब 6 हो गया तो हम 70 यूनिट्स खरीद रहे हैं। अब हमने इसमें पुट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी का हम निकालो आप, तो 70 में, ठीक है, अब हम कम खरीद रहे हैं तो 70 में 100 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो -30 अपॉन चेंज इन पे क्या है, तो 6 में 5 गया तो ये हो जाएगा 1 इंटू प्राइस क्या है इनिशियल 5 और क्वांटिटी क्या है इनिशियल 100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे 5 1 2, तो ये आपका नेगेटिव में क्या आ रहा है आपका 1.5। तो ये क्या है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेथड वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व टू द लाइन अबव द पॉइंट। मतलब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम ज्योमेट्रिक मेथड में ग्राफ के प्लॉट जैसे प्लॉट करके कुछ कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं, दो रेशियो ले लेते हैं। एक मतलब एक जो लाइन सेगमेंट ली उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बिलो द पॉइंट और अबव द लाइन सेगमेंट। जो पॉइंट है उसके बिलो जो चीज है और जो उसके अबव चीज है उस मेथड में, इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं, आर्क मेथड भी कहते हैं। जैसे कि ये आपकी लाइन है, इसको आपने एक पॉइंट से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये लोअर सेगमेंट हो गया, ये हो गया आपका अपर सेगमेंट। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं उसको भी मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको भी आप देख लो। ज्योमेट्रिक मेथड आता है लास्ट में, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इसमें मतलब क्या होता है, जो मिड वैल्यू होती है इस डिमांड कर्व में वो आपकी क्या ली जाती है, ईडी ली जाती है। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। दैट इज़ 1 मतलब कि यूनिटरी वैल्यू मानी जाती है इलास्टिसिटी। इसके ऊपर जैसे जाएगी तो ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ जो है वो ईडी जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, फिर इधर ईडी जो है वो लेस देन 1 होगी, इधर नीचे ईडी जो है यहाँ पे ईडी जो है वो 0 हो जाएगी, तो इन्फिनाइट। ये थोड़ा ग्राफ जो है इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज, या तो मैं इसको एक्सटेंड करूँ। ठीक है, तो ईडी यहाँ नहीं आएगा, ईडी जो लास्ट ये पॉइंट है ईडी जहाँ पे इन्फिनाइट हो रहा है वो ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ आपको देख लेना है, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो इसमें क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है जहाँ पे हमने देखा है ईडी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, उसमें जो इस मामले में आपको जो लोअर सेगमेंट की वैल्यू दी होंगी इसके ईडी के 1 के, उसको आपको अपॉन में रखना है किसके, अपर सेगमेंट की वैल्यू के।
इसमें आपको जो न्यूमेरिकल जब आगे हम देखेंगे अगर इस केस में आता है, वैसे आएगा आपका परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड, बट बेसिक चीज़ जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार ग्राफ जो है वो रीड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ वाले पॉइंट से आपको यहाँ से लेना है, और जो ये मिड वैल्यू है उसको आपको क्या करना, कंसीडर करना है ई डी इज इक्वल टू 1। फिर आप इस तरीके से लेके जाओगे, ई डी जो है वो लेस देन 1 है, या फिर ये वाला जो है ई डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये ई डी ग्रेटर देन 1 और ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो लो इस फॉर्मूले में जैसे दिया, लोअर सेगमेंट और डिमांड कर अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना अपर सेगमेंट से, तो ज्योमेट्रिक मेथड से हमारा जो आंसर है वो इस तरीके से आता है। तो ये थी आपका पूरे मेथड, और ये याद रखना है कि जो माइनस साइन है वो आप एग्जाम में कैलकुलेशन के दौरान हर न्यूमेरिकल में लिख के आओगे, ठीक है। जैसे आंसर आ रहा है -5 लिख के आना है। जब कंपेयर करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ कंपेयर करने को बोल दिया, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें आपने इलास्टिसिटी निकाली, तो आइए वो -1.5। दूसरे क्वेश्चन में जैसे आपने मतलब दूसरी चीज़ या दी है, एक ही क्वेश्चन में कंपैरेटिव दिया है, तो जब दोबारा निकाली है दूसरे टर्म की जिसमें प्राइस क्वांटिटी अलग था, तो उसमें आपने जो वैल्यू आई है वो आई है -0.8। तो अब आप जैसे कॉन्सेप्ट समझते हो, तो हमने एल्जेब्रिक मेथड या ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है, मतलब ज्योमेट्रिक बता रही हूँ, जो भी हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब माइनस में वैल्यू होती है, तो जब वो जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, वो हमने समझा है। बट यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मतलब कि हम साइन इग्नोर कर देते हैं। साइन इग्नोर इन द सेंस कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो दोनों आपकी आई हैं, इसमें से ग्रेटर कौन सी है, अगर न्यूमेरिकल मैथ्स में जाओगी तो आप कह दोगी कि 0.8 है, क्योंकि ये माइनस में है और छोटा है तो ये बड़ा होगा। बट जब आप इसको कंपैरेटिवली इलास्टिसिटी और डिमांड में देते हो, तो वो आपको ये कहता है कि आप साइन को इग्नोर करके एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में आंसर दोगे। मतलब कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यहाँ पे 1.5 ही लेके मानेंगे और इसके 0.8 ही लेंगे, साइन इग्नोर कर देंगे। जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि 1.5 जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ी है एज कम्पेयर टू 0.8। तो ये याद रखना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो साइन ज़रूर लिख के आना, बस जब कंपेयर करते हैं तब एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में उसको कंपेयर करके आंसर बताना। ओके, सो ये था पूरा आपका इसका कॉन्सेप्ट। राइट गाइस, तो हमने इस तरीके से सारे मेथड को समझे, न्यूमेरिकल्स भी एक तरीके से कैलकुलेट करके दिए, ठीक है। आप समझ पाए होंगे इस पूरे मेथड को। आई होप आपको समझ में आए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।